नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आप में से बहुतों ने कहा कि मैं बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाता। बेरोजगारी का मुद्दा मैंने कई बार उठाया है और आज आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं राजस्थान के बेरोजगारों के सबसे बड़े चेहरे को। नाम है उपेंद्र यादव। इनकी शक्ल में बड़ी आपको रुआब दिख रहा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कल देर रात को ही 29 दिन का जो आमरण अनशन था उसको इन्होंने छोड़ा है और उस दौर से गुजरे हैं। उपेंद्र जी, आपने भी काली शर्ट पहन रखी, मैंने भी काली शर्ट, तो आप तो हम मान के चलें कि बेरोजगारों के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ काला दिवस जो आप मनाते रहे हैं उसका प्रतीक हो गया हम। ये एक संजोग है, लेकिन इसको जैसे मान लो कई मांगों को लेकर हमारी जो लगातार जो प्रयास चल रहा है, तो एक विरोध भी मान लीजिए कि हाँ, विरोध जारी है। जब तक युवा बेरोजगारों की मांगें नहीं पूरी हो जाती, जब तक तो संघर्ष चलता रहेगा। तो आपका ये कौन सा अनशन था? ये मेरा 11वां अनशन था। तो आपको मैं क्या कहूँ, जूनियर अन्ना हजारे? मैं किसी की कॉपी नहीं करता। मैं मेरी लकीर मैं खुद खींचता हूँ। मैं संघर्ष करके मैं एक ऐसा जगह जो मेरे युवाओं को ले जाऊँ कि मेरे युवाओं के भविष्य के लिए लड़ूँ। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ पूरे देश का ऐसा संगठन है जो सीधी सरकारों से लड़ता है और सफलता भी प्राप्त करता है। 2 लाख से ज़्यादा युवाओं को सरकारी जॉब मिली है। तो हम चाहते हैं, मैं तो सभी युवाओं को कहता हूँ, किसी लकीर को छोटी मत करिए, उससे बड़ी लकीर अपनी खींचिए। यानी आप जब जब अनशन करते हैं तब तक सरकार को किसी एक मसले पर आप झुकाने में कामयाब रहते हैं जिसका फ़ायदा बेरोजगारों को मिलता है। बिल्कुल, अधिकतर युवा बेरोजगारों को फायदा मिलता है। और मैं जब तक संघर्ष करता अपने आप को जान जोखिम में डालता। इस बार तो मुझे लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा। जब शुगर ले हमें भी लग रहा था, हमें डर लग रहा था। 50 से कम आ गया, लेकिन जो युवाओं का जो साथ था, उनके माता पिताओं का आशीर्वाद था, और जितना सोशल मीडिया पे जो पूरे देश में 2 लाख ज़्यादा ट्वीट करके कई घंटों तक ट्रेंड करवाया, सहयोग रहा, तो वो मेरी ताकत है, मुझे हौसला मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान का आशीर्वाद मेरे पास है। डॉक्टर भी वहाँ ये कह रहे थे कि हमने एक पहला ऐसा पेशेंट देखा जिसमें जज्बा है, हौसला है, घबरा नहीं रहा। यहाँ तक लोग 50 से नीचे आते बेहोश हो जाते हैं, लेकिन ताकत बड़ी है आपके साथ। तो मैं तो ये मानता हूँ भगवान का आशीर्वाद। तो ये आशीर्वाद। ताकत चुनाव में दिखेगी आपकी चुनाव में सीधे उतरोगे आप? चुनाव में ये जरूर है कि इस बार जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। तो मैं तो कोशिश ये करूंगा कि इस बार चुनाव जाति पाति या धर्म के आधार पर नहीं हो। इस बार चुनाव रोजगार नौकरी का मुद्दा बने, और मुद्दा बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियों में प्रतिस्पर्धा हो। तो इस बार मैं युवाओं का उनका एक महत्व स्थापित करने की कोशिश करूंगा कि हाँ, जिधर युवा जाएंगे वो सरकार सत्ता में आएगी। तो इसलिए सब पार्टियां कहें कि हमारी सरकार आएगी, हम ये। यानी आप अपनी पार्टी बनाकर चुनाव में नहीं उतरेंगे आप? कहाँ गरीब किसान का बेटा। तो आपकी नाराजगी स्वाभाविक है, कांग्रेस के खिलाफ होगी? नहीं, मैं कांग्रेस विरोधी हूँ, ना मुख्यमंत्री जी विरोधी हूँ। मैं जहाँ पेपर लीक होता है, युवाओं से वादे, बजट की घोषणाएं पूरी नहीं होती है, जो समझौते पूरे नहीं होते, उसका मैं विरोध करता हूँ। सरकार बीजेपी सरकार की थी, मैं 5 साल लगातार संघर्ष कर रहा था। अब कांग्रेस सरकार थी तो लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मेरी कोई पार्टी नहीं, मेरी पार्टी मेरी युवा बेरोजगार है, जिसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे मेरे युवाओं को न्याय चाहिए, पेपर लीक मुक्त राजस्थान चाहिए। जो घोषणा, पेपर लीक पर भी बात करूंगा, लेकिन पहले एक सवाल है कि बजट में मुख्यमंत्री ने उसके बाद घोषणा की 1 लाख नौकरियों की, जिसका आपने स्वागत भी किया था। आपको लगता है कि टू मच, टू लिटिल, टू लेट था ये, या चलिए कुछ तो हाथ लगा? ये स्वागत योग्य है। मैं स्वागत करूंगा। पुनः मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे वो घटना याद है कि पिछली सरकार जो वसुंधरा राजे ने 54,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। सब लोगों ने कहा लॉलीपॉप है, चुनावी घोषणा है, लेकिन 26,000 पदों पर की ज्वाइनिंग किसने दी? कांग्रेस सरकार ने दी। यानी कि 26,000 को ज्वाइनिंग तो दी, लेकिन वो कहते हैं ना, बाबा घर में आना चाहिए, चाहे छान फाड़ के है, चाहे दरवाजे से। ज्वाइनिंग तो बेरोजगारों को मिली है। अब 8-9 महीने हैं सरकार के आचार संहिता के। यदि इस दौरान किसी की विज्ञप्ति निकल गई, किसी की एग्जाम होगी, तो नौकरी तो बेरोजगारों को मिलेगी ना। लॉलीपॉप तो 8 महीने तक दे नहीं सकते, और लॉलीपॉप दे दिए तो फिर नुकसान होगा। भाई, तो सरकार को तो करना पड़ेगा। नियुक्ति के कागज भी निकल जाएंगे, तारीख भी आ जाएगी, विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, तो विज्ञप्ति भी आ जाएगी, एग्जाम भी हो जाएगा, लेकिन फिर एग्जाम पर्चा वही लीक। देखो, इसके लिए आप क्या समझते हैं इसका? एक तो आपने कभी युवाओं से अपील की कि उनको पर्चा नहीं खरीदना चाहिए इस तरह का? देखो, क्या अंत में तो चीजें खुल ही जाएंगी? आजकल चीजें छुपती नहीं है। देखो, युवाओं से अपील है, मैं आपको बता दूं, युवा लगातार संघर्ष करता है, मेहनत करता है। अब जब उसका पड़ोस में कोई पेपर लेकर खरीद कर लग जाता है, तो वो उसका हौसला टूट जाता है, वो भी जुगाड़ में लगता है, और वो भी दलदल में फंस जाता है। आपको क्या लगता है, अशोक गहलोत जैसा कि उन पर विपक्ष आरोप लगाता रहा है, बड़ी मछलियों को बचा रहे हैं, और क्या ये पेपर लीक सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव है क्या?
देखो, मैं लगातार मैंने कहा है कि कहीं न कहीं अंतिम कड़ी तक खुलासा किया जाए। 7 फरवरी को जब आरपीएससी के अधिकारियों को मैं पहुंच रहा था, लाठीचार्ज किया गया, जेल में डाला गया, मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के अलावा इसमें बड़े वो भी हैं जो पेपर कहाँ से लीक हुआ, आरपीएससी से हुआ, पेपर परीक्षा जहाँ छपे थे वहाँ से हुआ, तो उसका खुलासा होना चाहिए, अंतिम कड़ी तक जाना चाहिए, तब पता चलेगा। यही सीएचओ भर्ती की हम मांग करें, लगातार मैंने मांग की है कि आप अब एक मास्टर पकड़ा गया, 40 लाख में पेपर उसने बेचा था और एसओजी सो रही थी, वो तो ढाका पकड़ा गया तो उसने बताया। विजय जी, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, अभी भी कम से कम सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो पेपर लीक में निलंबित हैं, अधिकतर सरकारी कर्मचारी। आप निलंबित नहीं, उनको सीधा बर्खास्त करिए। निलंबन का मतलब आधी सैलरी घर बैठे ले रहे हैं, तो आप सीधा उनको बर्खास्त करिए। उन्हें डर होना चाहिए, आने वाले समय में देखना फिर नाम आएंगे कि साहब वो कर्मचारी पकड़ा गया, तो इनको बर्दाश्त नहीं, सख्त इनको कदम उठाना पड़ेगा, उनकी कमर तोड़नी पड़ेगी, उम्र कैद की सजा का प्रावधान करो, बुलडोजर चलाए और उनको ढूंढ ढूंढ कर उनको जेल में डालिए, सख्त एक्शन। आपको क्या लगता है, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पेपर बनाने का काम आदमी नहीं करें, कंप्यूटर करे, परीक्षा संचालित करने का काम आदमी नहीं करे, कंप्यूटर करें, आप तो क्या ये आप ऑनलाइन की बात करें। राजस्थान में राज्य सरकार ने 2 भर्तियों में ये कोशिश की गई थी। एक तो मेडिकल ऑफिसर पे 2 बार भर्ती परीक्षा ऑनलाइन करवाने की कोशिश की, फेल हो गए, ऑफलाइन करवाना पड़ा क्योंकि हैक हो गया। और वही राजस्थान हैक हो गया, तो वहीं तो राजस्थान पुलिस भर्ती में ऐसा ही हुआ, हाँ, तो फिर ऑफलाइन पे वापस आना पड़ा, ऑनलाइन या सक्सेस नहीं हो पा रही अभी। नहीं, ऑनलाइन में आप व्यवस्था ऐसी कीजिए ना, आप आई रिकॉग्निशन का कीजिए, वॉइस रिकॉग्निशन का कीजिए, कुछ कीजिए जिससे। देखो, ऑनलाइन में हम लोग इस सिस्टम को सुधार सकते हैं। आप क्या, ये मैं आपको बताऊं, जब हम लोग यहाँ सक्सेस नहीं हुए तो दूसरी जगह चले गए, दूसरी सक्सेस नहीं, तीसरी जगह कहाँ जाओगे आप? इसी को सुधारिए। अभी टेक्निकल हेल्पर भर्ती में 6 जगह परीक्षा केंद्रों पर पेपर लीक ऑनलाइन परीक्षा थी, वो तो एजेंसी बहुत बड़ी है, वहाँ 6 जगह हो गए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब हम लोग एक अभियान चलाकर चुन चुन कर, कहाँ आ रहे, यहाँ राजस्थान में जितने भी माफिया पकड़े गए पेपर लीक माफिया, वो कौन है? राजस्थान के हैं, बाहर के नहीं। कोई जालोर का नाम आता है, कोई जोधपुर का नाम आता है, कोई बाड़मेर का नाम आता है, लेकिन जोधपुर के बाड़मेर के लोग अच्छे हैं, वो भी उनसे दुखी हैं, वो उनके प्रदेश, उनके जिलों को बदनाम कर रहे हैं, उनकी जाति को बदनाम, वो चाहते हैं उनका खात्मा हो। अच्छा, मैं आपके सामने एक बड़ा दिलचस्प सवाल, एक आपको जानकारी दे रहा हूँ जिसकी आपकी जानकारी होगी आपके माध्यम से लोगों को, कि हिंदुस्तान में राजस्थान और हरियाणा के बीच होड़ मची है बेरोजगारी दर को लेके। कभी एक राज्य अलग ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, कभी दूसरा राज्य, और मज़े की बात है कि एक जगह कांग्रेस की सरकार है, एक जगह बीजेपी की सरकार है। तो आपको लगता है कि बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर दोनों सरकारें विफल रही हैं, केंद्र की मोदी सरकार हो चाहे राज्य की अशोक गहलोत सरकार हो? देखो, ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, केंद्र सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए। 10 लाख पदों पर भर्तियां करने के अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि हम कर देंगे, पद खाली है, लेकिन उसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। तो कहीं उस पे कौन सा एहसान कर रहे हैं, वो तो पद खाली थे, भरने ही थे, नहीं कर पा रहे। तभी तो कह रहा हूँ कि एक तरह से विफलता हुई ना। अब मैं राज्य सरकार की बात कर रहा हूँ कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, राज्य सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। हम चाहें तो हम युवा बेरोजगारों को, जो जैसे मेडिकल में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अन्य देशों में। राजस्थान की हम बात करें तो हम जगह जगह ट्रेनिंग सेंटर खोल के हम कुक, ड्राइवर, नौकर, ऐसे लोगों को हम खपत कर सकते हैं। बाहर के, बिहार के कई लोग आ रहे हैं। जैसे बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या रहा? एक कारण तो ये रहा कि 20 से 21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता। बिहार में कह दिया वहाँ का निवासी होना चाहिए, कई जगह भाषाओं के आधार पर कर दिया, तो यहाँ लोग बाहर से ज़्यादा आ रहे हैं। एक कारण तो ये। एक भर्ती अटक जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, समय पर रोजगार नहीं मिल पाता। यदि समय पर रोजगार मिल जाए तो एक परिवार मजबूत हो जाता है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाता है। तो कई ऐसे कारण है। अब जगह जगह, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि हर बेरोजगार को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, हम प्राइवेट क्षेत्र में भी हम रास्ता निकाल सकते हैं। और इसके अलावा चाहे बेरोजगारी दर में 2nd नंबर पे होगा, लेकिन ये जरूर है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा भर्ती आई है। ऐसा नहीं कि राजस्थान कि हम लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा तो सच भी नहीं बताया, सच यही है कि सबसे ज्यादा भर्तियां राजस्थान में आई है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि सबसे ज्यादा पेपर लीक भी राजस्थान में हुए हैं। तो इस सरकार के लिए चिंताजनक विषय, आगे भी आप चलिए आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये, उपेंद्र यादव 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? कल का क्या भरोसा, कल कहाँ रहेंगे? नहीं, कहाँ देखते हैं आप? मतलब राजनीति में हो गए, आप कहाँ होंगे 5 साल बाद? ये कल का कोई भरोसा नहीं, लेकिन अब जो परिस्थितियाँ हुई कि झूठे मुकदमे जेल में डाल दिया, आरपीसी के बाहर, जैसे पहले बेरोजगारों को पिटा गया, जेल में जाने के बाद मेरे बाल उखाड़ लिए, और ये घटनाएं घटित हो रही है जिस प्रकार, तो इसमें मुझे कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को इतना बड़ा स्थापित करना पड़ेगा कि मैं आवाज़ और भी मजबूत तरीके से उठाऊं। तो ये निर्णय अब अप्रैल या मई में हम निर्णय लेंगे युवा बेरोजगार सब मिलकर, क्योंकि तो 200 में से कितनी सीटें आप प्रभावित कर लेंगे? युवा का उल्टा वाई होती है, और वाई चलती है तो अच्छे अच्छे पेड़ पौधे उड़ जाते हैं।
अब युवा का बड़ा रोल रहेगा, ये मैं जरूर कह सकता हूँ, बहुत बड़ा रोल रहेगा युवा का। लेकिन आप, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, फिर एक आखिरी सवाल कि या तो आप इधर होगे या इधर होगे, आप युवाओं को क्या कहेंगे कि या कांग्रेस के पास जाएं या बीजेपी के पास जाएं या फिर क्या होगा? देखो, थोड़ा कहानी स्पष्ट कर दीजिए ना। यदि कांग्रेस सरकार जो हमारा गुजरात समझौता है, लखनऊ समझौता है, उनको पूरा करती है, जो 1 लाख भर्तियाँ पेंडिंग है उसको टाइम बाउंड पूरा करती है, 1 लाख घोषणा की, इनको पूरा करती है, अच्छी तरह हमारी मांगे मानती है, तो हम कांग्रेस के साथ जाएंगे साफ साफ। और ये मान लीजिए कि फिर लाठीचार्ज, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उन तक बात सही नहीं पहुँच पाती है। चलिए, मांग नहीं मानी गई तो बीजेपी के साथ, अगर मांगे नहीं, पूरी... वो निर्णय तो हमारे पास विकल्प और भी है ना। अच्छा, विकल्प और भी है। मैं राजस्थान में यात्रा निकालेंगे, युवाओं से मिलेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। वो आम आदमी पार्टी में कोई नहीं, अब वो निर्णय लेना बाकी है अभी तक। अभी तो हम परिवार के लोग हैं, सब मिलकर निर्णय लेंगे, परिस्थितियाँ कैसी बनती है, परिस्थितियाँ भी देखेंगे, हमारा सब मिलकर निर्णय लेंगे। लेकिन यह है कि इस बार चुनाव रोचक होंगे, युवाओं को बड़ा रोल होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी में जाने की संभावना को आप खत्म नहीं कर रहे? नहीं, आम आदमी क्यों, आरएलपी भी है, बसपा भी है, और पार्टियाँ भी है। आम आदमी पार्टी थोड़ी है, और भी पार्टी है ना, बीजेपी है, कांग्रेस, तमाम पार्टी है। वो तो समय आएगा तब वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो ये बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दिया। चलिए, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और विजय विद्रोही 7 मेरा एक अकाउंट है, उसमें भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर अकाउंट। और इसके अलावा विद्रोही 7 मेरा ट्विटर अकाउंट है, और विजय विद्रोही पेज है मेरा, जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।